गुड़िया, बात सुनो, मेरा एक काम करोगी? मेरी रिक्वेस्ट समझकर वो जब मुड़ी तो मिनाल ने उसे पुकारा था। आपी, आप हुक्म करें, मेरी जान भी हाजिर, वो फर्मा बरदारी से बोली थी। गुड़िया, यार कैसे बताऊं, रोशनाल मुझसे नाराज हैं, बहुत सख्त वाले। यार मैं उन्हें मना मना के थक गई हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहे। तुम उन्हें मेरी एक चीज अमानत समझकर लौटा दोगी? मैं उन्हें खुद मना लेती उनके कमरे में जाकर, लेकिन मेरा उनके सामने जाना मना है, क्योंकि आज मायूं है ना। वो बातों को तोल तोल कर बोल रही थी। मुझे पता है तुम्हारे सुपरमैन तुम्हारी कोई बात रद्द नहीं करेंगे, वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालते। वो उसे मुकम्मल तौर पर उनसियत के जाल में फंसा रही थी, क्योंकि कहते हैं मतलब जहाँ तक 7 माह तक। वो न सिर्फ रोशनाल की नज़रों से उसे गिराना चाहती थी, बल्कि रोशनाल की जिंदगी से, उसकी सोचों से निकलवाना चाहती थी। वो चाहती थी रोशनाल अशनाल के नाम से भी नफरत करे। ये लो, ये उनको दे देना। वो दराज से एक कोरियर पैक लिफाफा निकालकर उसे थमाते हुए और साथ में एक फूल दिया था। उसके पास बेड पर बैठी थी। आपी, सच में आपको रोशनाल भाई की नाराजगी की कितनी फिक्र है ना। वो उसके हाथ में फूल और व्हाइट लिफाफा जिसमें पिंक रोज बने हुए थे, जो लेटर टाइप था, वो उसके हाथों में देखती हुई बोली थी। यार क्या करूं, बस शादी होने वाली है, मैं चाहती हूँ वो मुझसे शादी वाले दिन मुंह ना फुलाएं। आपी, आप ऐਵੇਂ ही परेशान हो रही हैं। मैं सुपरमैन को इतना टाइट करूंगी, वो सिर्फ आपसे राजी होंगे, बल्कि कान पकड़कर सॉरी भी करेंगे। अपनी गुड़िया पर यकीन रखें। वो मासूम इस खुदगर्ज को यकीन दिला रही थी, जो उसको स्याहियों में धकेलने जा रही थी। अच्छा आपी, मैं ये देकर चलूंगी, मुझे खुद चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लगता है नींद से बुरा हाल है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो बेड से उठती अपने चकराते सर को लेकर बोली थी। क्योंकि पहले तुम जल्दी सो जाती हो ना। मिनाल हंसी थी। ओके आपी, गुड नाइट, सुबह सुबह आऊंगी मैं आपके पास। वो ये कहकर निकलने लगी थी। अशनाल जमीर की मुलामत देकर एक लम्हे में उसका दिल किया कि रोक दे उसे, लेकिन फिर अपने मकसद में कामयाबी को बिल्कुल करीब आता देखकर वो अंधी हो गई थी। वो अपनी बहन को शिकस्ता चाल नहीं देख सकी थी जो उसकी वजह से हो रही थी। पर वो तो गर्ल्स के नशे में चूर अंधी हो गई थी। सुपरमैन, मैं आ जाऊं? वो रोशनाल का डोर नॉक करती हुई उसके कमरे में आई थी। आ जाओ, वो लैपटॉप पर काम करता मसरूफ सा इजाजत देता हुआ बोला था। ऐशु, बच्चे, तुम इतनी रात को, तबीयत तो ठीक है ना? वो परेशान हुआ था, क्योंकि वो पहले इस तरह कभी रूम में आई ही नहीं थी। वो उसकी बंद होती आंखें भी नोट कर रहा था। मैं आपसे काफी लंबी बहस करने आई हूँ कि कोई आपको दीवानों की तरह चाहता है, मगर आपको अनमोल हीरे की कदर ही नहीं है। ये कहते हुए उसका लहजा लड़खड़ाया था, मगर वो खुद को संभाल रही थी, लेकिन नशा अब हल्का हल्का असर कर रहा था। ऐशो, बच्चे किसकी बात कर रही हो? समझ नहीं आ रही। वो उसकी बात पे नासमझी से बोला। बताती हूँ, सब्र रखें। किसी की मोहब्बत का अंदाज इतना शदीद है कि आप पहले तो शौक में चले जाएंगे। वो हल्के सा मजाक करके उसे सस्पेंस में डाल रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिंदगी कुछ और ही उसके साथ मजाक करने वाली थी। ऐशु, बच्चे दिखा भी दो। वो उसके दुपट्टे में छुपे हाथों को देखकर बोला था। ओके वेट, दिखाती हूँ, बट कुछ सब्र करें। एक तो आप बेसब्रे बहुत हैं। सुपरमैन, आप ये पढ़ ले, मैं जा रही हूँ। वो उठी थी। सुपरमैन, मैं गिरने वाली हूँ। कुछ टूटे फूटे अल्फाज उसके मुंह से निकले। ऐशु, बच्चे, वो उसे पहले तो चकराते देखता रहा, जो अब जमीन पर गिरी हुई थी। वो लिफाफा वहीं रखता जिसका कोरियर उसने खोल लिया था, फूल और कोरियर वहीं रखता, तेजी से उसकी तरफ आया था। ऐशु, बच्चे, आंखें खोलो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुपरमैन, मुझे दर्द हो रहा है। वो सर पर हाथ रख के सिसकी थी। अच्छा उठो, मैं कोई पेन किलर लाता हूँ। रोशनाल उसकी हालत से परेशान हो गया था। मुझसे नहीं उठा जा रहा। सुपरमैन, वो सर में उठती टीसों पे मुश्किल सर उठाते हुए बोली थी, जबकि रोशनाल ने उसकी हालत को समझते हुए बाजुओं में भर लिया था और बेड पर लेटाया था। उसका दुपट्टा फर्श पर गिर गया था। अशनाल, अशनाल, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो उसकी खराब हालत देखकर ये तक भूल गया था कि आगे रात हो गई है, लोग उस पर शक भी कर सकते हैं। ऐशु, बच्चे, ये कहकर उस पर पानी के छींटे फेंके थे ताकि उसे होश आ जाए। सुपरमैन, उसको अपने ऊपर झुके देखकर वो कंफ्यूज हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? ये कहते रोशनाल ने हाथ उसके गाल पर रखे थे। जी। रोशनाल सगीर साहब ढाड़े थे, जबकि रोशनाल दरवाजे पर खड़े बाबा को देखकर एकदम से उठा था। अशनाल डर के उठ खड़ी हुई थी। उसके सर पर दुपट्टा भी नहीं था। घटिया इंसान। सगीर अशनाल का दुपट्टा फर्श पर देखकर गुस्से में आ गए थे। बाबा, वो अशनाल की तबीयत। सगीर साहब ने पूरी शिद्दत से रोशनाल को मारा था। झूठे, बगैरत, बदकिरदार, अपनी इज्जत पर डाका डालते शर्म नहीं आई? हमारे सामने तो उसको बच्चे बच्चे का राग लापना नहीं छोड़ते। अगर इतना ही शौक था तो किसी कोठे पर चले जाते। रोशनाल, जिस पर उसके प्यारे बाबा ने पहली दफा हाथ उठाया था, और उनके अल्फाज उसका दिल चीर गए थे, वो शौक रह गया जब खाला, अम्मी, हसनाल और आगा जान को दरवाजे में देखा था। मिनाल, यार प्लीज, तुम तो मेरा यकीन करो। देखो ना, बाबा गलत समझ रहे हैं। वो उसकी तरफ आया था। क्या यकीन करें ये तुम जैसे घटिया इंसान का? उस बेचारी की मायूं है आज, और तुम इसको बाहों में लिए बैठे हो। यकीन करें, अब की बार आगा जान धाड़े थे।
बाबा, वो उनकी तरफ आया जो बेड पर से वो लिफाफा निकालकर कागज में से कुछ पढ़ रहे थे। साथ साथ उनकी रंगत बदलती जा रही थी। उस सफ़े के मतन में अशनार की मोहब्बत रकम तहरीर थी। मैं नहीं जानती सुपरमैन, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे लगता है आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, तभी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तभी मिनाल आपी पर मुझे फोकियत देते हैं। पता है, आप जब जब मेरे करीब आते हैं, मेरे दिल आपकी तरफ खुद ब खुद खींचा चला जाता है। आपकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत साफ नजर आती है। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर आप ना मिले तो मैं मिनाल को मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अगर मुझे हद से गुजरना भी पड़ेगा तो मैं गुजर जाऊंगी। और हसनाल को सबने जबरदस्ती मेरे पल्ले में बांध दिया है। वो मुझे जहर लगता है। सगीर साहब ने बुलंद आवाज में पढ़ा था। ये लफ्ज सुनकर सबके चेहरे तारीख पड़े थे, जबकि समीना बेगम ये सुनकर जल पड़ी थी। बेशरम, आस्तीन का सांप निकली। हमारे सामने बड़े भाई करके ड्रामे करती रही। और ये भी एशु एशु करते ना थकता था। सब घरों से निकालकर रंगरलियां मनाई जा रही थी। इस सबको घरों से निकालकर रंगरलियां मनाई जा रही थी इस यार के साथ। वो उसको थप्पड़ मारते उसके बाल खींचकर बोली थी, अम्मी कसम से मुझे पता नहीं है। उसका सर जो कांप रहा था। सुपरमैन, आप तो मेरा यकीन करें, हट जाओ मेरी नजरों से, कुछ कर दूंगा। वो उनसे खुद को बचाकर रोशनाल के पास आई थी। रोशनाल को भी सख्त देकर आंसू उसकी आंखों से निकले थे। बाबा जान, मेरा यकीन करें। रोशनाल सगीर साहब के पास आया था। यकीन? क्या यकीन करूं? तुमने मुझे आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। रात 12 बजे ये तुम्हारे कमरे में इस हालत में क्या कर रही है? बुराई तुम में है, वो तो बच्ची है, खराबी उसमें नहीं। मेरा अपना बेटा उसे वर्गला रहा है। उनके लहजे में तलखी भरी हुई थी। मिनाल इतना हंगामा देखकर शर्मिंदा हो रही थी। वो तो बस अशनाल को रोशनाल की नजरों से गिराना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो रोशनाल ही सबकी नजरों से गिर गया था। वो अशनाल के चेहरे के जख्म देखकर जमीन में धंसी जा रही थी। हसनाल, किसी कारी को कॉल करो जल्दी, सगीर साहब ने तलख लहजे में कहा था। बाबा, अभी? हसनाल का मान टूटा था। वो सदमे में था, फिर भी अपने लहजे पर कंट्रोल करता बोला था। हसनाल फोन उठाए बाहर निकल गया था। अशनाल और रोशनाल का अभी निकाह होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। बाबा, आप ये नहीं कर सकते, मेरी बारात है परसों। बाबा, कुछ तो ख्याल करें। ख्याल तुमने किया था? आधी रात को इस मासूम बच्ची की पाकीज़गी खराब कर रहे हो। क्यों ना निकाह कर दूं मैं तुम्हारा? खुश हो जाओ, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं ऐसी घटिया लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। ये मेरा भी आखिरी फैसला है, मैं मिनाल से शादी करूंगा। वो ये कहकर निकला था। फिर मरा हुआ मुंह देख लेना मेरा। उन्होंने पीछे से धाड़ते हुए भड़ास निकाली थी। बाबा, वो बेयकीनी से देखने लगा। आप इस घटिया लड़की के लिए अपने बेटे को सबकी नजरों में गिरा रहे हैं। वो अशनाल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, घटिया वो नहीं, तुम खुद हो। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त निकाह कर लो, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगा। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। ठीक है, मुझे मंजूर है। वो दिल पे पत्थर बांधे हुए हारे हुए लहजे में बोला, जबकि मिनाल को बाजी उलटती महसूस हो रही थी। अब वक्त ऐसा आ गया था। आगा जान, मेरी बेटी का क्या कसूर है जो इस मासूम को सजा मिल रही है? इस बदकिरदार लड़की की वजह से इसकी सेहत को उजाड़कर ये लोग खुद तो खुशियां हासिल कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो फिर से झपट पड़ी थी अशनाल पर। अशनाल की रंगत उनके तसादुम पर उड़ी थी। वो रहम तलब नजरों से रोशनाल की तरफ देखने लगी थी, लेकिन रोशनाल उसे सख्त नजरों से घूरता रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसका गला दबा दे। बाबा का उस पर से एतबार उठ गया था। फिर वो किसी को एतबार दिलाकर क्या करता? आगा जान, मैं मिनाल से शादी करूंगा। वैसे मुझे आला किरदार वाली लड़की से शादी करनी थी, ना कि किसी गिरी किरदार वाली से। वो सर्द लहजे में बोलता अशनाल की रूह को तार तार कर गया था। वो तो अपनी आइडियल आपी को देख रही थी, जिसने उसके देखने से नजरें चुरा ली थी। फिर 1 घंटे में सगीर साहब की बेइतबारी की वजह से रोशनाल निकाह करके घर से निकल गया था। उसके बाद रोशनाल ने अशनाल की जिंदगी बाप की बेइतबारी की वजह से खराब की थी। हाल अशनाल रोशनाल ऑफिस से वापस आया तो उसे बुलंद आवाज में पुकारा था। जी। वो आज पोंछा लगा रही थी क्योंकि कॉलेज वालों ने 1 वीक रिलैक्स दी थी। घर वाले घिसे रंग के कपड़े पहने वो सफाई कर रही थी। रोशनाल ने उसे बगौर देखा, जो नमाज स्टाइल दुपट्टे में अपने आप से बेनियाज काम कर रही थी। दुपट्टा ढीला होने की वजह से बालों की चंद आवारा लटें उसकी पेशानी पर गर्दिश करते देखकर रोशनाल हाकिम वक्त उसके हुस्न को सराहे बगैर ना रह सका था, क्योंकि वो इस बिखरे हुलिये में भी उसे चारों शाने चित करने का हौसला रखती थी। उसके दिल ने यह तस्लीम कर लिया था कि फूल कचरे के ढेर पर भी लगा होना तो होता फूल ही है। वो इस कचरे के ढेर की वजह से अपनी रंगत खो नहीं देता, बल्कि और ज्यादा पुरकशिश लगता है। जी, आपने बुलाया मुझे? वो अभी उससे मोहतात ही रहती थी। झिझक अब उसकी जात का हिस्सा बन चुकी थी। वो शख्स इन दिनों में कितनी न जाने बार तलक हुआ था वो जान चुकी थी। उसके सामने खड़ा ये शानदार बंदा उसका सुपरमैन तो है, पर पहले वाला नहीं। वो उसकी बेबाक नजरें अपने ऊपर देखकर कांप रही थी, जो उसे पूर देख रहा था। ये तुम्हारे लिए कॉलेज के शूज लाया था और कुछ ड्रेस वगैरह चेक कर लेना।
इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास शूज पड़े हुए थे, काफी एक्सपेंसिव ड्रेस भी हैं। हाँ शूज तो तुम्हारे सुबह रोज ही देखता हूँ और तुम्हारे काफी एक्सपेंसिव ड्रेस भी देख रहा हूँ। वो उसके घिसे रंग वाले कपड़ों पर चोट करते हुए बोला था। हरी अप मेरे रूम में आओ, शूज पहन के दिखाओ, तुम्हारे साइज के तो हैं ना? जी जी बस आ रही हूँ, बस ये पहुंचा रखा हूँ। और ये कहकर जाने लगी थी। कोई जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मेरी बातों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। इधर आओ। वो गुस्से में आया था। जी बस आई। वो उसके पीछे पीछे रूम में आई थी। ये पहन के चेक करो। रोशनाल ने देखा तो उसकी आंखें चमकी थी, पर उसने इजहार दिल में ही रखा था। दो जोड़े थे, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक फुल व्हाइट था जबकि दूसरे में ब्लैक डाइज थे। हद ही हो गई है, ये पहनो, ये कहता उसको हक तक खड़ा देखकर बाजुओं से पकड़कर बेड पर बिठा गया था। वेट ये मैं इसमें लाइसेंस डाल दूं फिर पहन लेना। वो इस शानदार शख्स को खुद की केयर करता देख रही थी। अशनाल उसके हाथों की फुर्ती पर हैरान हुई, जिसने 1 मिनट में लाइसेंस डाल के शूज उसे थमाए थे। अशनाल ने शूज पहन लिए थे, लेकिन उससे लाइसेंस बंद नहीं हो रहे थे। रोशनाल उसे लाइसेंस बंद करते घुलता देखता रहा और फिर चेयर आगे करके बैठा और झुककर उसके लाइसेंस बंद करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं खुद कर लेती हूँ, प्लीज। इतनी देर से मैं बाजार से नए शूज ले लेता, जितनी देर में तुम ये करोगी, वो रूठे लहजे में बोला था। अशनाल ने नजरें बचाकर देखा। छोटी छोटी मगर घनी स्याह दाढ़ी, स्याह आंखें, चौड़े शाने, मजबूत तवाना सरापे का मालिक, मखसूस स्याह लिबास, वो वजाहत और मर्दाना दिलकशी का बेमिसाल नमूना नजर आता था। उसमें तमकीनत और जाज़बियत ऐसी थी कि अशनाल को लगा उस मकरूर शख्स पर गरूर जचता था। वो गरूर क्या ना करता, जबकि इतना तमकीनत था उसके पास। उसको देखकर उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थी, उसके गाल तपने लगे थे। अब ठीक है, वो बांध कर उठा था जब उसके चेहरे के बदलते रंग और उसको शर्माता देखकर हैरान हुआ था और पूछ रहा था, क्या हुआ है? वो कुछ नहीं। इशनाल उसके एकदम से पूछने पर घबराई थी। शूज उतारो और ये ड्रेस चेंज करके आओ। वो उसके नाजुक सरापे को अपनी आंखों में उतारता बोला था। जी। वो शूज उतारती गुमसुम होकर बैठ गई थी। कपड़ों में भी तो मेरी हेल्प का तो नहीं सोच रहे। अगर सोच रही हो कपड़ों में भी तो मेरी हेल्प का तो नहीं सोच रही। अगर सोच रही हो तो बहुत अच्छी सोच है। वो उसे आंख विंक कर गया था। आप रोशनाल से बोलने नहीं हुआ था। वो उसके इतने बेबाक लफ्ज पर काम कर रह गई थी। सदमे से उसे बोला ही नहीं गया था। वो शापर उठाती वॉशरूम में घुस गई थी ताकि वो शख्स ये कर ही ना सके। वो अब उस शख्स से कुछ भी तौक्का कर सकती थी, जबकि उसकी तेजी पर रोशनाल ने बामुश्किल कह का गला घोंटा था। वो उसका वेट करने लगा, लेकिन आधा घंटा हो गया था, वो बाहर ही नहीं आ रही थी। ये तुम सिलाई करने तो नहीं बैठ गई? जल्दी आओ बाहर। वो तंजिया बोला था। नहीं। उसकी रुहासी सी आवाज आई थी। वो अंदर बैठी कांप रही थी। पीछे से मैक्सी की जिप बंद नहीं हो रही थी। वो बार बार हाथ पीछे ले जाकर बंद करने की कोशिश करने लगती, लेकिन नहीं हो सका था। तुम डोर खोल रही हो या फिर मैं अपने तरीके से खोलूं? उसने महज धमकी दी थी, जबकि अशनाल उसकी धमकी पे काम के रह गई थी। वो दुपट्टा सेट करके बाहर निकली थी। क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला तो अशनाल बाहर मैक्सी के ऊपर दुपट्टा लपेटे बाहर निकली थी। उसे देखकर रोशनाल का हलक तक कड़वा हुआ। फ्रॉक सारा चार्म खत्म लग रहा था उसके घिसे पिटे दुपट्टे की वजह से। ये क्या मेलोड्रामा है? इतनी भी क्या शर्म? महरम हूँ तुम्हारा। वो जारहाना अंदाज में उसके पास पहुंचा और दुपट्टा उतारना चाहा, क्योंकि उसे पूरी कहानी का तो पता नहीं था। तो प्लीज वो उसके इतना गुस्से और उसके एकदम से करीब होने पर बौखला कर बोलती हुई पीछे हुई थी। क्या बकरियों की तरह मैं लगाई है? फिटिंग देखने दो मुझे। ये कहकर उस पर से खींचकर दुपट्टा उतारा गया था। स्याह कलर के घुटनों तक आती मैक्सी, जिसमें सिल्वर का काम हुआ था। मैक्सी शानों से ढलकी उसके नाजुक कंधों और कमर को वाज़ेह कर रही थी। वो एक लम्हे को अपने दिए गए जख्म देखने लगा, जो उसकी सफेद रंगत होने की वजह से वाज़ेह नजर आ रहे थे। उसको अब समझ आ रही थी। वो बार बार मैक्सी को कंधों पर करती घबराई सी कवर कर रही थी। रोशनाल ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ किया था, जिस कोशिश में वो उसके सीने से आ लगी थी। वो उसके कंधों पर हाथ रखता अपने घेरे में ले चुका था। उसे अपने इंतहाई करीब करते उसकी नाक से नाक मस किया था। रोशनाल, वो घबरा कर कहती सुर्ख चेहरे से बोली थी। जी रोशनाल की जान, देख लो, रंग लिया तुम्हें अपने रंग में। वो मदहोश सा बोला था। पीछे हटिए। वो मुंतशिर होती सांसों और लाल होते चेहरे से उसे धक्का देती हुई बोली थी। वो उसी को देख रहा था जिसकी मैक्सी कंधों से नीचे जा रही थी। ये देखकर रोशनाल ने झटके से उसे अपने करीब कर लिया था और उसको करीब करके मैक्सी उसके कंधों से ऊपर करके उसकी जिप जल्दी से बंद की थी। वो शॉपिंग बैग से हिजाब तरीके से उसे करवाया था। उसकी आंखों पे लम्स छोड़कर उसके चेहरे को भी पिंस लगाकर कवर किया। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने रोशनाल से पूछा था। चलो, आज तुम्हें सरप्राइज देना है। वो ये कहकर उसका हाथ थाम चुका था। अम्मी यार, कसम से चाय ला दें, अभी आया हूँ, सर में शदीद किस्म का दर्द है। हसनाल 9 बजे के करीब आया था। वो अम्मी को चाय का कहकर आया था। दरवाजा खुलता महसूस हुआ। वो आंखों से बिना बाजू हटाए हुए बोला, मगर जवाबन खामोशी तारी थी। उसके सिरहाने कोई हवा के झोंके की तरह बैठा था।
एसाब पर एक मानूस सा सहर तारी करते मसूर कुन खुशबू और नरम गरम हथेली का लम्स उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर गया था। उसने नजरें खोलकर बगौर उसे देखा और मिनाल को रूबरू लाकर वो करंट की तरह उछला था। तुम! वो हलक के बल चीखता उठ के खड़ा हो गया था। दफा हो जाओ यहाँ से, मतलबी बेगैरत लड़की। उसके चीखने और धाड़ने पर मिनाल वहशतज़दा हुई थी। प्लीज हसनाल, मेरी बात तो सुने। उसकी नजरों के दहकते आतिशफशां से उसकी जुबान लड़खड़ा गई थी। प्लीज हसनाल, मुझे माफ कर दो। उसके बदले जो सजा दे दो मैं हंसकर सह लूंगी, पर ऐसा रवैया। मैं मुसलसल 5 दिनों से आ रही हूँ, फिर तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहे हो, मुझे देखकर निगाहें फेर लेते हो। सबने मुझे धुतकार दिया, तुम तो रहम करो। मिनाल ने रोकर उसका गिरेबान पकड़ा था। वो उसके मुसलसल 5 दिन से इग्नोर करने से जब्त होकर रो पड़ी थी। उसके गिरेबान पर अपने आंसू देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। उसके गिरेबान पर अपने देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। इंतहाई मुश्किल होकर थप्पड़ मारा था। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? घटिया लड़की, दफा हो जाओ, दूर हो, ओझल हो जाओ मेरी नजरों से। वो उसके गिरेबान से जारहाना अंदाज में हाथ छुड़ाते हुए बोला था। नहीं सुना, जान से मार डालूं, पर बेरुखी की मौत ना मारो। तुम्हारा ये रवैया अंदर से मार रहा है मुझे। मैं पल पल मरती हूँ, पल पल जीती हूँ। प्लीज मुझे मार दो। वो उसका बाजू झंझोड़ते चीख चीख कर आखिर में बेबस हुई थी। मैं तुम्हारे नापाक खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता मिस मिनाल, और ना ही हवालात में धक्के खाना चाहता हूँ सारी जिंदगी के लिए। इतना ही शौक है तो खुद को खुद मार लो। खुदकुशी भी है, मौत के और भी 1000 तरीके हैं, कोई एक चुन लो। इंतहाई नफरत से कहता उसने मिनाल को हैरत में डाल दिया था। वो सख्ते में खड़ी आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा हसनाल, तुम्हें मेरे नापाक खून से खुद के हाथों को नहीं रंगना चाहिए। मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। वो पहले तो साकित रही, मगर जब बोली तो उसकी आवाज डूबी थी। लहजे में हतमीपन और कतियत उतरी थी। वो आंखों के तासुरात सख्त करती, लहजे को बेहिस बनाती ही निकल गई थी। जबकि हसनाल उसको ऐसे निकलता देखकर चौंका था। उसे उसके इस रवैये से साफ लगा था कि वो कुछ पुख्ता इरादा कर बैठी है। वो जिस रफ्तार से कमरे से निकली थी वो अंदाज बहुत खतरनाक और भयानक था। वो जितना भी उससे नफरत करने लगा था, लेकिन वो उसकी आंखों की बुझती जोत और पीले पड़ते मजबूत तासुरात को देखता उसके पीछे लपका था। वो चौंका। उसे महसूस हुआ कि वो कुछ ठान चुकी है। वो उसके पीछे भागा। वो कमरे से जिस अंदाज से निकली थी वो अंदाज बेहद खतरनाक था। वो बाहर निकला जब वो किचन में दाखिल हुई थी, मगर जब तक वो लेना चाहिए। छोड़ो इसे पागल औरत। हसनाल के आवाज़ों ने काम करना छोड़ दिया था, जबकि मिनाल बिलक रही थी। छोड़ो, मुझे मर जाने दो। उसने हजारों कोशिशों के बावजूद छुरी छीननी चाहिए, लेकिन वो पीछे कर रही थी। उसने छुरी के पीछे से पकड़कर उसे खींच कर फेंकी। वो उसे छीनने के चक्कर में पसीना पसीना हो गया था। उसकी नजर उसके कट पर गई थी, जिससे खून फूटना शुरू हो गया था। उसके नीले लिबास को सुर करता फर्श पर गिर रहा था। वो उसकी हालत से घबरा गया था। दुपट्टा फर्श पर पड़ा हुआ था, जो उससे छुरी खींचने की वजह से नीचे गिरा था। सुनहरी बिखरे लंबे बाल, अंदर को धुंसी आंखें, नीला कई दिनों से मैला लिबास, बेरौनक चेहरा, चप्पल और दुपट्टे से बेनियाज, जख्मी कलाई। वो जहनी मरीजा लग रही थी। वो उसकी जहनी हालत पर बौखलाया था। मिनाल! समीना बेगम की आवाज आई तो उसने देखा जो मिनाल के रूम की तरफ जा रही थी। वो यहाँ समीना बेगम का तमाशा लगने से डर रहा था, जो बेटी की हालत देखकर सारे घर को डिस्टर्ब करती। वो उनकी आदत को शुरू से जानता था। उनको तो बस लड़ाई करने का मौका चाहिए था। मेरे साथ चलो। वो उसे कलाई से घसीटता रूम में लेकर आया था, जो आंखें बंद किए झूल रही थी। ओछी हरकतें करके तुम्हें लगता है तुम मुझे मुतवज्जा कर लो तो ये भूल है तुम्हारी। वो ऊंचा बोलता हुआ उसका हाथ छोड़कर जारहाना अंदाज में बेड पर बिठाते हुए दौड़ा। घटिया लड़की, ये घर है, तमाशा सेंटर नहीं है जहाँ हर रोज नया तमाशा खुला होता है। किसी क्लब में चली जाओ, वहाँ अच्छे और तमाशे होते होंगे जिनकी तुम आदी हो। तुम्हारे नजदीक मैं और मेरा भाई सिर्फ मजाक हैं। तुमने हमें मोम के पुतले समझ रखा है, जिसे जब दिल करेगा इस्तेमाल करोगी और फेंक दोगी। बहुत तुम जैसी बेगैरत लड़की को मासूम समझा, पर अब नहीं। मिनाल बीबी, जब तक तुम पर असली हैसियत वाज़ेह ना कर दी तो चैनो सुकून हराम है मुझ पर। बहुत शौक है तुम्हें मरने का। मारूंगा तुम्हें, अब अपने हाथों से मारूंगा। बेफिक्र रहो, ऐसी तड़प दूंगा तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा और तुम मर जाओगी। ये मामला मेरी जिद और अना का बन चुका है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत का। तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगी, मेरी बांदी बन के रहोगी। इस कमरे से निकली भी तो ऐसी सजा दूंगा कि सबसे मुंह छुपाती फिरोगी, और अगर किसी ने पूछा भी तो अपनी रजामंदी बताना। बहुत शौक है ना तुम्हें दिल तोड़ने का। मैं तुम्हें ऐसा तोड़ूंगा कि तुम्हें अपनी किर्चियां भी नहीं मिलेंगी। जहरीली मौत मारूंगा। मुझे इल्म है तुम मेरी कुर्बत के लिए तरस रही हो, पर मैं एक लम्हा कुर्बत भी नहीं दूंगा। वो रस तीर से भी तेज उसके सीने में उतारे थे। प्लीज इतने गलत अल्फाज मत कहो कि बाद में माफी मांगते शर्मिंदगी हो। तुम्हें शर्मिंदगी है जो कुछ तुमने किया है? कभी एक लम्हे उस मासूम का एहसास हुआ है? कितने तीर उसने लोगों के सहे हैं, माँ बाप के? कभी एहसास हुआ है कितना गलत तुमने उन दोनों के साथ किया है? कभी सोचा है? उस मासूम की आंखों में बेबसी देखी थी। वो कहती रही मेरा एतबार करें, पर तुमने तो हमारे चेहरों पर पट्टी बांध रखी थी।
हम क्या उस पर एतबार करते। जब आगा जान ने उनको निकाला था उस वक्त ही मुझे बता देती, मैं तुम पर कोई हर्फ नहीं आने देता, तुम्हारी हर चाल का जवाबदेह खुद बन जाता। लेकिन भाई और उसे घर से जाने नहीं देता। वो खुद को बामुश्किल नॉर्मल रखे हुए जवाब दे रहा था, प्लीज हसनाल, मैं अशनाल और रोशनाल से माफी मांग लूंगी। कितना आसान है ना दिल तोड़कर माफी मांग लेना, लेकिन वो तो उससे पूछो ना जिसने ये तकलीफ सही है। पता है उस रात में तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गया था कि मेरा दिल ये तस्लीम नहीं कर पा रहा था कि अशनाल बदकिरदार हो सकती है। उस रात मैंने उसे 3 बजे ठंडे फर्श पर बैठे अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते देखा था। मुझे लगा कि वो अपनी की जाने वाली गलती पर रो रही है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो अपने बेगुनाह होने पर रो रही थी। तुम्हें इल्म भी है कि उस मासूम के बद्दुआओं में तुम्हारे लिए कितनी बद्दुआएं होंगी, कभी सोचा है? लेकिन वो अजीम माँ की बेटी है, बद्दुआ कैसे दे सकती है? लेकिन बिनाल हाकिम वक्त, एक बात याद रखना, दुखा हुआ दिल बजाते खुद एक बद्दुआ है। किसी की आंखों से बेबसी से निकला जाने वाला एक आंसू भी बद्दुआ बन जाता है। और उस दिन मैंने उसकी आंखों में आंसुओं की बारिश देखी थी। तुम इस रूम में रह सकती हो, इस कमरे से जब मर्जी दिल किया आ जाना, जब मर्जी दिल किया आ जाना, लेकिन मेरे तक रसाई मत पाना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी नाम की बीवी भी हो, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसास, कोई चाहत नहीं है। पहाड़ से गिरा हुआ शख्स तो उठ जाता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ शख्स दोबारा उठ नहीं सकता, और तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। अब चाहो भी तो पहले वाला मुकाम हासिल नहीं कर सकती। और हाँ, मेरे कोलो फेल या मेरी गलत बातों से अगर तुम्हारा दिल दुखा तो बहुत बहुत माजरत, लेकिन मुझे पता है तुम मेरे अल्फाज सह नहीं पा रही होगी। ये अल्फाज ही होते हैं जो दिल चीर देते हैं। मुझे इल्म है कि तुम भी मुझे अल्फाज पे माफ नहीं करोगी, पर मैं फिर भी माफी चाहता हूँ। ये कहकर वो जाने लगा था। प्लीज हसनाल, ऐसे खफा होकर मत जाओ। वो अपने हाथों पर खून की परवाह किए बगैर आई थी। हटो आगे से, वो आंखें बंद करता सबसे बोला। नहीं प्लीज, मेरी रात फिर बेचैन गुजरेगी। प्लीज इख्तलाफात खत्म करके मुझे सुकून की दवा दे जाओ। वो जैसे गिड़गड़ाई थी। हटो। एक लम्हे तो उसकी बिखरी हालत को देखकर उसका दिल परेशान हुआ था। उसका दिल किया कि खुद उसकी कलाई पर बैंडेज कर जाए, पर अगले ही लम्हे उसकी खुदगर्जी को सोचता उसे हटाकर चला गया था। हो गया रिवाइज, तो बुक दे दो। टेस्ट दूं? रोशनाल जो पिछले 1 घंटे से उसे पढ़ने के लिए रोशनाल ने उसे पिछले 1 घंटे से पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था। जी ये लें, वो अकाउंट की बुक थमाते हुए बोली, हालांकि उसे आता कुछ भी नहीं था। चलो पेज निकालो, हरी अप, मेक दी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडजस्ट दी बैलेंसिंग शीट एंट्री। वो इसे क्वेश्चन की एंट्री बोलकर तकरीबन 5 मिनट बाद बेड पर बैठा था, जो झुककर अब क्वेश्चन कर रही थी। येलो और पिंक कंट्रास्ट के सूट में सर पर नमाजी स्टाइल दुपट्टा किए झुककर क्वेश्चन करती उसको बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे बगौर देखने लगा, जो उसकी नरमी और इल्तफाते मोहब्बत पाकर निखर गई थी। क्योंकि वो इसकी अब बहुत ज्यादा केयर करने लगा था, लेकिन वो उसे फासले पर ही रहती थी। कोई फरमाइश नहीं करती थी, कोई जिद नहीं करती थी। वो सख्ती करके उसे पढ़ाता था, और अशनाल पढ़ाई के मामले में उसको कुछ नहीं कहती थी। वो अब भी सोती अपने रूम में ही थी और उसे माफ नहीं कर सकती थी, लेकिन ये सोच करके वो उसका मुहाफिज था, वो उसके साथ रह रही थी। अशनाल, जिसने ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से निकाला था, कैलकुलेटर ही जवाब दे गया था। 2-3 बार कैलकुलेटर को हाथ पर हल्के से मारा था, पर वो तो इतना ढीठ था कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने रख के कैलकुलेटर को अब की बार सोफे के हैंडल पर जोर से मारा। वो एक बार चला, फिर बंद हो गया। उसने रख के फिर जोर से दे मारा। एक दफा दीवार पे मारो, फिर शायद सेट हो जाए और चल भी जाए। रोशनाल, जो उसी को देख रहा था, दांतों को होंठों में सख्ती से बेंची अपना सारा गुस्सा उस बेजान चीज पर निकाल रही थी। उसने बामुश्किल मुस्कुराहट रोककर तंज के तीर दे मारा था। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। वो इसकी बात पर शर्मिंदा होकर बोली, पर उसका दिल बहुत खुश था कि अब उसे क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। वो कैलकुलेटर के खराब होने का बहाना बना लेगी और अमाउंट ज्यादा होने की वजह से बच जाएगी, क्योंकि वो कैलकुलेटर के बगैर सोल्व नहीं कर सकती थी। वो उसके आज इस खड़ूस से और उसकी आज इस खड़ूस से जान छूट जाएगी। हाय अल्लाह, इतना अच्छा मुझे क्वेश्चन आता था, अब मैं कैसे करूंगी। वो मुंह पे उदासी से जाए एक्टिंग करने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक्टिंग उस पर भारी पड़ जाएगी। ये सेल लो और जल्दी कैलकुलेट करके दिखाओ, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। वो उठकर उसे मोबाइल थमाते हुए बोला। ओनली 10 मिनट्स। वो आंखें खोलकर हैरत से बोली, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं कैसे सॉल्व करूंगी। वो अब की बार तेज ही बोली, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग था और वो अपने साथ इतनी नाइंसाफी देख नहीं सकती थी। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब तुम कह रही हो मैं सॉल्व कैसे करूँ। जैसे भी हो, मुझे फुल क्वेश्चन सॉल्व करके दो। मैं हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, तुम्हारी पढ़ाई पर नहीं। परसों तुम्हारा पेपर है, मुझे कल तक फाइनल तैयारी चाहिए। वो अब की बार थोड़ा सख्ती से बोला और बेड पर लेटता उसकी बुक सीने में रखे बाजू आंखों पर रखकर लेट गया था। वो उसके सख्त लहजे से रुहासी हुई थी। वो क्वेश्चन करती रही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर नहीं आ रहा था। उसने एक दफा फिर कैलकुलेट किया था, लेकिन बेसूद। 5 मिनट बाद उसने नजरें उठाकर देखा तो रोशनाल को सर पर हाथ रखे पाया था। उसे लगा वो सो गया है। वो आहिस्तगी से क्वेश्चन करने लग पड़ी थी। उसने सोचा कि वो अब जब क्वेश्चन सोल्व होगा तो उसे देगी। वो खुश हो गई थी कि वो क्वेश्चन कर लेगी। उसका एक दिल किया कि उसके हाथ से बुक लेकर आंसर देख आए, पर यह सोच आते ही उसके जिस्म में
पुरेरी से जोड़ी थी, वो ये नहीं कर सकती थी। 15 मिनट से 3 मिनट ऊपर हो गए हैं, क्वेश्चन ले आओ। वो जो इत्मीनान में थी, बैलेंस शीट शुरू ही नहीं की थी, उसकी भारी आवाज सुनकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। ले भी आओ, मुझे नींद आ रही है। वो अब की बार रूसा हुआ था, जबकि अशनाल मरे मरे कदम उठाती उठी थी और उसे रजिस्टर थमाकर बेड के किनारे खड़ी हो गई थी। इससे साबित हुआ कि तुम नरमी की जुबान के काबिल ही नहीं हो। कल तुम्हारा पेपर है और तुम्हारा फाइनल अकाउंट ही नहीं क्लियर। क्वेश्चन देकर उसे सचमुच में गुस्सा आया था। जाओ, यही क्वेश्चन मुझे 10 मरतबा लिख के दिखाओ। वो सख्ती से बोलता उसे रुला गया था। ये लो। उसे थमाता उसकी तरफ देखा तो उसे रोते हुए पाया था। उसने बमुश्किल आंसू रोकते देखकर उस पर प्यार भी बेतहाशा आया था, लेकिन फिर इग्नोर कर गया था और फिर से लेट गया, जबकि वो रोते रोते क्वेश्चन करती रही। रोशनाल अब की बार सच में सो गया था। रोशनाल की आंख खुली तो वो उठ बैठा था। वो अभी तक बैठे काम कर रही थी। रात के 1 बज रहे थे, यानी वो 10 बजे से लेकर अभी तक काम कर रही थी। कंधों से लटकता दुपट्टा, बाल निकले हुए, वो झुककर मुसलसल काम कर रही थी। रोशनाल को दुख लगा था कि वो अभी तक काम कर रही है। उसकी आंखों से पानी आ रहा था। अशनाल को नहीं पता था कि वो जाग गया है। वो अभी बेहिस बनकर लिख रही थी। रोशनाल आहिस्तगी से उठा और चलता हुआ आराम से और खामोशी से उसके पास सोफे पर बैठा था, जबकि अशनाल उसको देखकर उसके पास रजिस्टर रखकर उठ खड़ी हुई थी। दोनों के दरमियान मायने खेज खामोशी थी। रोशनाल ने उसे उठता देखकर हाथ आगे बढ़ाकर तेजी से उसे अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी पुरहिज्जत पनाहों में ले लिया था और नरमी से थामे उसे अपने बेड पर ले आया था, जबकि अशनाल का खफा खफा और नरूठा और रोया रोया सा लहजा, गिरिया और जारी सी सुर्ख आंखें, एक तो 3 घंटों से बैठे रहने और हाथ के मुसलसल इस्तेमाल से उसकी कमर और टांगों में दर्द होने लग पड़ा था, और ऊपर से उस शख्स की कुर्बत उसका दिल जला के रखती थी। वो उसे फासले पर रहती थी, पर वो किस हद तक खुद को बचा कर रखती, जबकि उस सितम करने तो तय कर लिया था कि उसकी हिम्मत तोड़ने से, उसे शिकस्त से दो चार करके उसकी तमाम तरह हिम्मतें तोड़ने का वो उसे मुकम्मल बेबस कर देता था। जबकि रोशनाल उससे बेयकीनी से जज्बुज़ होते देखकर मुस्कुराया था। खफा हो, उसके मध्यम गंभीर लहजे का हिसार, उसके जज्बों से भरपूर आवाज और ना टूटने वाला दायरा अभी तक बना हुआ था। वो उसके जज्बों और आंच देती नजरों से घबराई थी और उसके हिसार से निकलने के लिए मचली थी। मुझे छोड़ दें, नहीं बात करनी आपसे। वो बहुत ज्यादा खफा थी। आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, नहीं रहना मुझे आपके साथ। वो ये कहकर रोने लगी थी। अच्छा अच्छा, सॉरी। वो उसे कूल करने के लिए बोला था कि वो फिर से ना रोने लग पड़े। कान पकड़े, ऐसे नहीं। वो दिल में खुश हुई थी कि वो खड़ूस शख्स उसे मना रहा है। अच्छा ये लो। वो उसके नरूठे लहजे को देखता हुआ उसके कान पकड़कर बोला था। मेरे नहीं, अपने पकड़े। उसने सर पर हाथ मारकर उसकी हरकतों से आजिज़ाते कहा था। ओह अच्छा, सॉरी, मुझे लगा तुम अपने पकड़ने का कह रही हो। वो अब की बार अपने पकड़ने का कह गई थी। उसकी गिरफ्त हल्की पाकर वो निकली और जाने के लिए उठी थी और फिर से अपने खोल में सिमटी थी। ये तो तय था कि वो उस शख्स की कुर्बत में कुछ नहीं कर सकती थी। किधर जा रही हो? इधर बैठ जाओ। अभी तक खफा हो, लगता है मेरी डांट से दिल दुखा है। वो उसके उतरे चेहरे को देखकर नरमी से फिर से अपने पास बिठाते हुए बोला था। झटकियां देने वाला, धमकियां देने वाला, रौब जमाने वाला भूल चुका होता है कि वो भी इंसान है। उसे भी अपने जैसे इंसानों पर धमकियां और रौब जमाने पर कोई हक हासिल नहीं है। आपने दिल दुखाते वक्त सख्त रवैये रखे। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा भी दिल है। आप कम से कम ये सोच लेते कि मैं आपकी येशू नहीं हूँ, पर आपके जान से प्यारे चाचू की प्रिंसेस तो हूँ ना। आपने नफरत करते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंसान हूँ जिसका दिल दुखता है। कसम से आपके अल्फाज मेरी रूह पर छेद करते थे। शादी से 1 दिन बाद भी मुझे आप में पहले वाला सुपरमैन नजर नहीं आया। मुझे भूले भटके से भी याद नहीं पड़ता कि आपने मुझसे कभी भी नरमी से बात की हो। वो आज उसके सख्त लहजे पर तलक हुई थी। तुम सही कह रही हो, मैंने तो तुम पर जुल्म करते वक्त ये नहीं देखा कि तुम भी इंसान हो और तुम्हारा भी दिल है। और सच बताऊं, बाबा और खाला अम्मी और आगा जान की बेतबारी के बाद इतना तलक हो गया था, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि तुम मेरी येशू हो। ये तक भूल गया कि मैंने खुद तुम्हें मोहब्बत की आबियारी से प्रमाण चढ़ाया है। फिर तुम कैसे इतनी घटिया हरकत कर सकती हो? जिस दिन तुम्हें बुखार था, फुरकान के घर जाने के बाद, उस रोज मैंने क्वेश्चन करवाया था और तुम्हारी राइटिंग देखी, और वो रात मेरे जहन के पर्दों में घूमी थी। मैंने उस रात वाली और तुम्हारी राइटिंग का मुआवजा किया। उस रात मैंने सोच लिया था कि वाकई मैं तुम्हारा सुपरमैन बनने के काबिल नहीं था, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैंने अपनी नफरत के दिनों में भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। सच्ची बताऊं तो उस रात के बाद मैं अपने अंदर से तुम्हारा सुपरमैन तलाश कर रहा हूँ, पर वो मुझे नहीं मिला। तुम खुद सोचो, तुम्हारी जात को बखेरने के बाद तुम्हारा सुपरमैन बन सकता हूँ? हरगिज नहीं। मैंने तुमसे ना माफी मांगी है, ना मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा सुपरमैन वापस लौटाऊं। मैं तुम्हारी जात को समेटने की कोशिश करूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ झुका और उसकी नम आंखों पर अपना लम्स छोड़ा था। वो उसे फासला बनाता लेट गया था। और आज की बात पे खफा हो तुम, तुम्हारा खफा होना बनता है। तुम्हारी शिकायत भी बजा है। और वो उसे गहरी सांस लेते और हाथों से चेहरा साफ करते देखते हुए बोला था। मुझे आपसे शिकायत नहीं है। वो अब की बार नजरें झुकाए बोली थी। वो शौक हो गई थी कि उसे सच पता भी है, फिर भी वो उसे सख्त रवैया क्यों रखता है, क्यों उसे अजियत देता है।
अब भी वो अपनी अना में गुम है। उसे गुस्सा आया था कि वो उसके बेकसूर होने के बाद भी तलक रहता है। क्यों उसकी जात इतनी बेमोल हो गई थी, या वो अभी भी मिनाल को पसंद करता है? फिर तुम्हारा चेहरा खफा खफा क्यों है? उसका अंदाज जतलाता हुआ हरगिज नहीं था, सुलह जो अपनायत आमेज था। मैं खफा नहीं हूँ और ना शिकायत है किसी से। आपसे तो मैं नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं समझती हूँ ये एहसास वहाँ होते हैं जहाँ मोहब्बत हो, रिश्तों की अहमियत हो, उनकी ज़रूरतों का एहसास बाकी हो। हमारे रिश्ते में ऐसा कोई इस्तेहकाक और मान है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों खुशफहमी का शिकार होंगी? वैसे सच कहूँ, अब मुझे रवैये और लहजे तकलीफ नहीं देते। पहले मैं सोचती थी कि अच्छा इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है। जब से आपकी ज़िंदगी में आई हूँ समझ आ गई है। ऐसा नहीं है इशनाल। उसकी बात सुनकर वो पहली बार घबराया था और हाथ बढ़ाकर उसे अपने ऊपर झुका लिया था। तुमने गलत सोचा है। मानता हूँ तुम्हारे साथ मान और इस्तेहकाक का रिश्ता कायम नहीं हुआ, पर यूं तो हो सकता है ना। मैं तुम्हारे साथ और चाह का ख्वाहिशमंद हूँ। आज मैं पूरी ईमानदारी से एतराफ़ करता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी हमराही में फ़ख्र महसूस करता हूँ। तुम बहुत ही पाकीज़ा हो। तुम्हारा किरदार हीरे से भी शिफाफ है। तुम्हारे पाक किरदार की गवाही मैं खुद देता हूँ। तुम्हारा ये अंदाज, तुम्हारे लहजे का ठहराव मुझे पल पल तुम्हारे करीब करता है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम मेरी रग रग में बस चुकी हो। तुम आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन की तरह मुझ पर असर कर रही हो। वो उसके झुके सर को देख रहा था। उसने हल्के से सर उठाया। उस पर हया के रंगों का बसेरा था। वो आसमानी रंग के सूट में गजब की मर्दानगी समेटे हुए था। उसके कुशादा चेहरे के तासुरात नरम से थे। ऊपर से उसकी नरम गुफ्तगू वो पिघल रही थी, पर वो पिघलना नहीं चाहती थी। अच्छा छोड़ो, नींद आ रही है तो सो जाओ। वो उसकी नींद से भरी आंखों को देखता नरमी से अपने से कुछ फासले पर लिटा गया था। पर मुझे अपने रूम में सोना है। वो उसे अपनी तरफ तख्ता पाकर कंफ्यूज सी बोली थी। ओके, कोई बात नहीं, उठो और अपने रूम में जाकर सो जाओ। शब बखैर। वो उसका हाथ पकड़कर उस पे अपने लब रखे थे और उसने उसका हाथ पकड़कर अपने लब उस पर रखे थे। और तुम्हारे पेपर तक मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे पास मेरी निगाहों के सामने रहोगी मिसिस। ये सोच समझ लो और जहन नशीन कर लो। वो भारी गंभीर लहजे में कहता उसका दिल धड़का गया था। उसकी मायनी खेजी बातों से वो कांपी थी, जबकि अशनाल को उम्मीद नहीं थी कि उसे फिलहाल इजाजत देगा। वो बेयकीन सी होती उसके पास से उठी थी। पेपर के बाद तो पता नहीं कब आनी थी, अभी तो कल पहला पेपर था। उसने सोचा कि वो इतने दिनों तक भूल जाएगा, लेकिन ये वाला मुहावरा भूल चुकी थी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बहुत हसरत थी मुझे तुम्हें यहाँ देखने की, मिस्टर इरफान दौरानी। इरफान दौरानी जेल की बोसीदा हाल जंग लगे लोहे के संगलाक को पकड़े नीचे बैठा उसकी गंभीर आवाज सुनता उठ खड़ा हुआ था। जो वकालत के लिबास में लैपटॉप उठाए अपनी डार्क ब्राउन आंखें उस पर गाढ़े मर्दाना वजाहत से भरपूर शख्सियत नजर आ रहा था। उसका सहर इरफान दौरानी को भी बौखला के रख गया था। वो उसे पूरे 4 साल बाद अपने रूबरू देखकर सही मायनों में घबराया था। पिछले 4 साल से मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए तरस रहा था। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल गई है। रोशनाल बख्श जो आज थाने में आया था, इरफान दौरानी हवालात की तारों में बंद था। वो उसे आज देखने के लिए आया था कि वो खबीस इंसान की हालत में है, जिसकी वजह से उसने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। वो हैरत के मारे फटी निगाहों से उस शानदार शख्स को देखने लगा था। उसे लगा था कि वो तो वकालत की जॉब से रिजाइन दे चुका है। उसने उसके खिलाफ इतना मार्का तैयार किया था, उसे तो लगा था कि वो मैदान छोड़कर भाग गया है। जी मैं क्यों यकीन नहीं आ रहा मिस्टर इरफान दौरानी? क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारी वजह से माजी में मुझे एडवोकेट की जॉब से रिजाइन करने पर प्रेशराइज किया जा रहा था? तुमने मुझे आसान हदफ समझा हुआ था। पता है शेर जब हमला करता है तो वो कदम पीछे को हटता है और फिर एक दस में पूरा जोर लगाकर अपने शिकार पर हमला करता है, तब वो बाजी जीता है। मेरा ये शेर नौजवान भाई पिछले 3 साल से शिकार को टैकल करने के तरीके सोच रहा था। आखिरकार हाथ आ ही गया था। अब की बार पीछे आते हसनाल ने बुलंद आवाज में कहा था। एश ग्रे सूट में वो शख्स मिलता जुलता था। दोनों की शख्सियत एक जैसी थी। इरफान दौरानी को ये आवाज जानी पहचानी लगी। वो उठा था, लेकिन वो चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। वो कैसे पहचान पाता कि हसनाल तो गंदे कपड़े पहनकर रखा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो तेल लगा जाली ड्राइवर और कहाँ ये सूटिड बूटिड शख्स। माँ बहन बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती इरफान दौरानी कि उन्हें रात के अंधेरों में यूं बंगलों में पामाल किया जा सके। अब की बार हसनाल की आंखें लहू रंग हुई थी। उसे बच्ची का चेहरा नहीं भूलता था। कौम को तबाह करने वाला फिरौन होता है, इस कौम को बचाने वाला मूसा भी आता है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इरफान दौरानी को शूट कर डाले। पता है हिसाब वो सिर्फ लफ्जों शूट कर डाले, लेकिन अभी वो सिर्फ लफ्जों से काम चला रहा था। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ये आंखें, ये जानी पहचानी लगती हैं। वो अनजानी सी कैफियत में पहचानने की कोशिश करता बोला था। मिस्टर इरफान, अगली मुलाकात आपसे कोर्ट में होगी। उम्मीद है आप में बदलाव नजर आएगा। रोशनाल ये कहता चल दिया था। एक बात जहन खोल कर सुनो, 2 टके के एडवोकेट, ये पुलिस मेरे मातहत काम कर रही है। तुम्हारे जजेस सारे मेरे कदमों में हैं। इस बात की फिक्र छोड़ो। इस बात को सोच लो कि तुम्हारी ये आरामदेह जिंदगी कुछ दिनों की मेहमान है। मैं इन सुलाखों से बाहर निकलूं या ना निकलूं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा, अजाब बना दूंगा। वो उसे जाते देखकर उसकी पुष्ट को देखकर चिल्लाया था।
साहब हम आपके लिए कुरान खानी करवा रहा है। मैनू पता सी तुसी बहुत ही परेशान हो, इसीलिए तुसा दा दिमाग घूम गया है। उसको गुस्से से लाल पीला होता देखकर हसनाल ने गुलाबी पंजाबी का खात्मा किया था। गद्दार इंसान, तुम्हें तो मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। इरफान दुरानी गुस्से से लाल पीला हो गया था। साहब तुसा खुद का पहले बाहर निकलो, फिर खड्डा खोद के मैनू दब देना। वो बाय बाय करता अलविदाई मुस्कुराहट लिए निकला था, पर यह नहीं जानता था कि उसकी खुशी का दौरानिया कितने अरसे पर मुहित था। हसनाल आज बहुत खुश था। वो तवक्का के मुताबिक जल्दी घर आ गया था। वो आगा जान के कमरे में आया, उनको सोता देखकर आराम से डोर लॉक करता निकला और अपने रूम में आ गया। वो अपने रूम में एंटर हुआ और बेड पर बैठ गया। वो नमाज पढ़ रही थी। एक लम्हे तो मबहूसा उसे देखने लगा। ख्वाह मुखा के ड्रामे हैं, लेकिन फिर नजरें झटक ली थी। वो फ्रेश होने चल दिया था। तकरीबन 20 मिनट बाद वापिस आया तो वो टेबल पर खाना रख रही थी। ये खाना खा लो। उसे पता था वो बात नहीं करेगा, फिर भी जलील होने के लिए उसे बुलाया था। नहीं खाना मुझे, ले जाएं आप। कितनी दफा कहा है आपको कि खुद तक रहा करें, जानबूझकर बहाने से बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर तवज्जो और इल्तफात पाना चाहती हैं तो बता दें कि आप मेरे कुर्ब के लिए मर रही हैं। अगर आप चाहती हैं तो कुछ पल कुर्बत के खैरात कर देता हूँ, क्या याद रखेंगी। वो आज उसे फिर से आप कह रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर मिनाल का चेहरा तारीक हुआ था। तो क्या वो उसे इतनी घटिया लड़की समझता था? क्या वो उसकी नजरों से गिर गई थी? और आज उसकी और ज्यादती अजनबियत और उसका आप कहना वो उसके रवैये से फीकी पड़ी थी। मेरा वो मतलब नहीं था, वो तुम्हें खाना देना था। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, इसीलिए बस। वो ना चाहते हुए अपने किरदार की सफाई देने लगी थी और जाके सोफे पर लेट गई थी। वो आज घर था तो वो सोफे पर सो गई थी। उसे लगा अगर वो बेड पर गई तो वो तजलील कर देगा। जबकि वो खामोशी से खाना खाने लग पड़ा था, उसकी तरफ देखा जो सोफे पर लेटी हुई थी। ये दूरियां रखकर क्या साबित करना चाहती हैं कि बहुत पाकबाज हैं? उसको बेड पर लेटता देखकर उसने फिर जहरकुंद रवैये से उसे उलझाया था। वो रोज अपने टुकड़े टुकड़े दिल को जोड़ती, वो फिर बुरी तरह बखेर देता था। वो खाना खाकर बर्तन नीचे रखकर आया था और वापिस आया तो खामोश कमरे में उसकी आवाज उभरी थी। मिनाल तो अपनी जात की कमाईगी पर रो रही थी। क्या साबित करना चाहती हो कि बहुत मजलूम हो? वह उसके पास बैठकर धाड़ा था, जबकि मिनाल कंफर्ट से मुंह निकालकर सहम गई थी। उसको अपने सामने देखकर वो खौफ से पीली पड़ गई थी। वो पूरे महीने बाद उसको अपने करीब आते देखकर उसका दिल सहमा था। वो उसको अपने पास बैठता देखकर सहम गई थी। आंखों से आंसू जो बेमोल होकर गिर रहे थे। उसको अपने पास बैठते देखकर वो उठने की कोशिश करने लगी। हसनाल उठो प्लीज। वो बेबसी से उसे हटाने लगी थी जो उसके पास बैठा था। बकवास बंद करो, मैं भी मर नहीं रहा। बस मुझे मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब चाहिए। इसमें कोई हेर फेर हुई तो मिनाल बीबी फिर ये भूल जाना कि मैं हसनाल बख्त तुम्हारा शोहर हूँ। वो बज़ाहिर ठंडे और सादा अल्फाज से कह रहा था, लेकिन उसका लहजा आग से ज्यादा गर्मी और तपिश लिए हुआ था। तो कौन से सवाल? उसका ये रवैया मिनाल की रूह फना किए जा रहा था। वो उसके ऊपर झुककर जैसे सारे हिसाब लेने के चक्रों में था। मिनाल को लगा वो सच में छूट नहीं देगा। किस बिना पर तुम्हें इशनाल से इतनी नफरत हुई कि तुमने सबकी नजरों से उसकी इज्जत छीन ली? वो बोला नहीं, धाड़ा था। तो क्या मतलब? मिनाल ने थूक निकलते हुए खुश होंठों पर जुबान फेरी थी। वो जो अनजान रवैये से पूछ रही थी, जब उसके फौलादी हाथों का पड़ता थप्पड़ उसके आवाज झुंझुना कर रख गया था। वो चेहरे पर हाथ रखे साकी सी उसकी मजबूत ग्रिप में फड़फड़ा कर रह गई थी। बताओ ऐसा क्या था तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? वो ऊंचा बोलता हुआ धाड़ा था। मिनाल को तो उस जैसे नरम शख्स से ये उम्मीद नहीं थी। मैं उससे नफरत करती थी बहुत, इसीलिए। लेकिन जब अम्मी ने उसे मारा वो बिलक बिलक के रोई तो मुझे बहुत ज्यादा नदामत हुई। वो उसे डरकर सफाई देने लगी थी। उसे लगा उसका मूड नॉर्मल हो जाएगा, पर यह सिर्फ और सिर्फ उसकी खामख्याली थी। वो अभी उसके थप्पड़ की जलन बर्दाश्त कर पा रही थी और तुम्हारी एक नदामत से उसके दामन पर लगे कीचड़ साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। वो मुझे माफ कर देगी, बाबा और माँ से राजी हो जाएगी, आगा जान को माफ कर देगी। और क्यों किया तुमने ऐसा? नफरत की वजह क्या थी? उस मासूम ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? इस बात का भी जवाब चाहिए मुझे। वो सोफे पर गुस्से से हाथ मारते हुए बोला था। वो बस रोशनाल के आगे पीछे घूमती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी नफरत की वजह से मेरी नफरत की वजह रोशनाल से अशनाल की केयरिंग थी। वो जो सिर्फ अशनाल के लिए रखते थे। मेरी जलन की इंतहा, मैं तो बस रोशनाल से मोहब्बत करती थी। वो रुंधे एहसास से बोलने लगी क्योंकि उसका गुस्सा सबको मात दे रहा था। वो शर्मिंदगी से इकरार जुर्म करते अपना बचाव करने के लिए सच बोल गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तलक सच उसकी जिंदगी अजाब बना देगा। वो तो उसे दोस्त ही समझ रही थी। वो नहीं जानती थी कि एक दोस्त जब शोहर बन जाए तो फिर दोस्त नहीं रहता, वो शोहर ही रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उम्र में कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ये बात तो वो बिल्कुल ही भूल गई थी कि एक दोस्त तो शोहर बन जाता है, मगर एक शोहर कभी दोस्त नहीं बनता। और वो ये तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता कि उसकी बीवी उसके भाई से मोहब्बत का इजहार कर रही हो, जबकि हसनाल तो सुन रह गया था। हकारत और तहय्युर से उसकी आंखें लाल हो गई थी। 4 महीने बाद उसकी बीवी रोशनाल से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। बीवी से भाई की मोहब्बत का इजहार सुनकर उसके जिस्म में शोले और चिंगारियां फूटने लगी थी।
उसका दिल किया वो खुद को आग लगा ले। मीनाल का इकरार सुनकर अपने जान से प्यारे भाई से वक्ती जलन का जज्बा पैदा हुआ था। क्या बकवास की है तुमने? वो गैज़ो गजब से भरपूर लहजे में दहाड़ा था। यानी अशनाल तो शुरू से उसकी थी, लेकिन मीनाल क्या अब भी उसकी मोहब्बत में वो भी गिरफ्तार थी? वो जैसे मरने मारने पर तुल गया था। वो शोहर होकर आज तीसरी दफा ऐसा गुस्सा हो रहा था, और दोस्त तो ऐसा हरगिज नहीं था। उसके सर्द लहजे में छुपी फुनकार उसको तार तार कर गई थी। वो उसका जवाब दिए बगैर धक्का मार के उठी थी। मीनाल, हसनाल ने हरकत में आते ही उठकर झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर से जहर खून सा चीखा था। वो अपने सभी चेहरे पर आते आंसू पोंछने लगी। मंगनी रोशनाल हाकिम बख्श से, हसद अशनाल हाकिम बख्श से, शादी हसनाल हाकिम बख्श से। अब शादी के 4 महीने बाद शोहर के सामने मोहब्बत का दावा करते तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मीनाल हाकिम बख्श इतनी चालाकियां और साजिशों की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? उसकी कलाई पकड़कर वो भड़क उठा था। हसनाल, प्लीज मुझे छोड़ो, वो दरख्वास्त तासा लहजा लिए बोली थी। बहुत आसान समझा है ना ये छोड़ने छुड़वाने वाला काम? हसनाल ने अब की बार गुस्से में उसके हाथ को झटका दिया था। उसके जारियत भरे झटके के नतीजे में वो बेड पर जा गिरी थी। उसके हवास झंझना उठे थे। वो औंधे मुंह बेड पर गिरी थी। बहुत मजलूम बनती हो। याद करो सबके साथ तुम उससे ज्यादा बुरा सलूक कर चुकी हो, हम सबके साथ। और अब जो मैं करूंगा, मैं हक बजानिब रहूंगा। अब मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ तुम कर चुकी हो हमारे साथ, उससे ज्यादा की मुस्तहिक हो तुम। उसके लहजे में इतनी सख्ती देखकर मीनाल रोने लगी थी। मेरे सामने टसवे मत बहाओ, मुझे सख्त जहर लग रही हो। मैं हरगिज नहीं पिघलने वाला। वो लाख जब्त करना चाहती थी, पर उसकी आंखें भीग गई थी। वो इन आंसुओं को किसी तरह भी नहीं रोक सकी थी। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हसनाल, तुम्हें हक हासिल है, जिस तरह का सलूक कर लो, मुझे जो सजा दे लो, कबूल है। मैं हरफे शिकायत मुंह पर बिल्कुल नहीं लाऊंगी। वो रोते रोते बोली थी, जबकि हसनाल तो चौंक कर उसे देखने लगा था और फिर जैसे देखता ही रह गया था। वो बिल्कुल नए रूप में रंगी हुई थी। उसकी निगाहें बात करने के बाद बिल्कुल झुक गई थी। खामोश आंखें, खामोश लब, सर पर से शाल लपेटे, ना गिला, ना शिकवा, ना शिकायत। वो ऐसी कब थी? वो ऐसी कभी नहीं थी। बस आंखों में आंसू थे। नजरें झुकाकर बात करना तो उसकी जात का हिस्सा नहीं था। वो रोब झाड़ती आंखें झुकाती ही नजर आती थी। वो बिल्कुल बदली हुई थी, लेकिन फिर उसका इकरार मोहब्बत का सोचकर वो सर झटक गया था। बकौल उसके वो उसे मुतासिर करने के लिए ऐसा कर रही थी। फिर तो मुझे हर तरह का हक हासिल है, जो कहूंगा वो करोगी। वो ऐसे ही खड़ा था, लहजा सख्त था। जो कहोगे कसम उठाकर कहती हूँ करूंगी। वो बिना सोचे समझे बोल गई थी। ये नहीं सोचा था कि आज अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो कैसे बर्दाश्त कर रहा था ये वो नहीं जान पा रही थी। ठीक है, जाकर कॉफी बना के लाओ, 5 मिनट में। वो बिना रियायत रखे बोलने लगा था। वो बगैर कोई जवाब दिए उठकर निकल गई थी। ये भी नहीं कहा था कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है, मैं कैसे बनाऊंगी। जबकि उसके जाने के बाद हसनाल बेड पर बैठ गया था। 5 तो नहीं, अलबत्ता 20-25 मिनट बाद वो इजाजत लेती अंदर आई थी और कप साइड टेबल पर रखकर निकलने लगी थी। मैंने कहा था जाने के लिए। उसको 2 कदम भरते देखकर वो करख्तगी से बोला था, वापिस आओ। 1 सेकंड से पहले जब वो कोई जवाब दिए बगैर वापिस आई थी तो कोई काम था, वो मुश्किल से भराए लहजे में बोली थी, पूरे 25 मिनट लेट आई हो। अब बताओ क्या सजा दूं? वो बुलंद आवाज में धाड़ा था। सॉरी? क्या सॉरी? इधर आओ मेरे पास। और एक कॉफी का कप क्यों बनाया? अपने लिए क्यों नहीं बनाया? मैं कॉफी नहीं पीती इसलिए नहीं बनाया, उसने वजाहत दी थी। पर आज तुम्हें पीनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी रजा के मुताबिक ही गोल्डन प्लान बनाया है मैंने। वो ये कहते उसके नजदीक हुआ था। तो क्या मतलब? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। वो परेशान हुई थी। नींद से भरपूर आंखें अब खुल गई थी। तुमने कहा था मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी। अब मैं जो कहूंगा तुम वही करोगी। आज सही वक्त है मीनाल बख्श, अपनी अदाओं की तीर मुझ पर चला लो, जैसे बड़े भाई पर चलाती थी। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, हक रखता हूँ तुम पर। वैसे आज तुम्हारे हुस्न को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन है। ये कहकर उसकी आंखों में जहरीले तासुरात दर आए थे। उसके लहजे और आंखों में 2 मायनी सी तपिश थी। मीनाल तो शर्मो, गुस्से और बेबसी के तासुरात में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही थी। हसनाल की तरफ से इज्जत और नफ्स पर रखकर थप्पड़ पड़ा था। वो ऐसी बातें करके उसके वजूद के साथ उसकी रूह पर भी चोट लगा रहा था। और फिर वो तो अपने गुस्से को निकाल कर सो गया था। उसे नए रिश्ते से रोशनास करवा कर खुद सो गया था। वो आज उसे सितमगर लगा था। वो खुद तो पुरसुकून हो गया था और आज हसनाल से वाकिफ हुई थी, जो बिल्कुल भी ठंडे मिजाज का नहीं था। सतही सोच रखने वाला मुंतकिम मिजाज शोहर था। आज उसकी रूह पर आंवले बन गए थे। रग रग में हशर बरपा था। लेकिन वो लम्हा तड़प रही थी, जल रही थी। वो उसके बाजों के हल्के से उठी थी। उसे उस पे गुस्सा बिल्कुल नहीं था। उसने दुपट्टा सेट किया और बेड पर लेट गई। वो हकदार था, फिर वो कैसे उसके हक से दस्तबरदार होती। उसके राजी होने के बाद ही वो उसके करीब आया था। लेकिन उसे दुख था कि वो उसको बहुत बुरे किरदार की लड़की समझ रहा था। उसके बाद अपनी बेकदरी पर, उसके रवैये पर उसके आंसू बहते रहे थे। वो उसके रवैये से अपने किए गए जुर्मों और ज्यादतियों पर रो रही थी, जिसके बदले उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा था। सबके तलक रवैये सहने पड़ रहे थे। ज्यादती करते वक्त उसने कब सोचा था कि इतने बुरे हालात उस पे आएंगे। अगर वो सोच लेती तो ऐसा कभी नहीं करती।
वो किस्सा मुकाफाते अमल बन गई थी। मुकाफाते अमल का थप्पड़ लगता बहुत देर से था, मगर जब लगता था तो भारी करारी आवाज के साथ, इतनी जोर से कि इंसान कभी भूल नहीं सकता। ऐसा ही उसके साथ हुआ था। अभी तो इब्तिदा थी, वो इंतहा का सोचते कांप उठी थी। वो जल्दी जल्दी काम कर रहा था। उसने इरफान दुरानी का केस फाइल करना था। उसने कागजी कार्रवाई करके नोट 6 स्पाई के थ्रू जेल में ही भिजवा दिया था। अब बस उसके नोटिस मिलने का इंतजार था। वो इरफान दुरानी का वकील से भी मिला था। उसका वकील काफी खरान था, रोशनाल जानता था। वो पूरी दिलजमई से काम कर रहा था जब पॉकेट में बड़ा फोन रिंग करने लग पड़ा था। उसने फोन निकाला तो बाबा का नाम लिखा जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा शेर? दूसरी जानिब से बाबा की जिंदगी से भरपूर भारी आवाज जगमगाई थी। वालेकुम अस्सलाम बाबा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं घर में सब कैसे हैं? अम्मी, खाला, बाबा और आगा जान सब ठीक हैं? क्या सुनाऊं, आगा जान तुम्हारी और अशनाल की वजह से बहुत परेशान हैं। ये बात सुनते उसने बाबा की आवाज में साफ परेशानी सुनी थी। क्यों, अब क्या है? जैसा वो चाहते थे ऐसा हो गया है। अब वो और क्या चाहते हैं कि अब मैं अशनाल को लेकर इस मुल्क से ही निकल जाऊं? ये बात कहते उसके वजीह कुशादा चेहरे पर गुस्सा और उसके लहजे में खुद ब खुद तल्खी आई थी, क्योंकि उसे अशनाल पर किए गए सितम याद आ रहे थे। वो ये बात मरते दम तक नहीं भूल सकता था कि आगा जान ने उसकी और उसकी मासूम बीवी की तजलील करके उसे घर से निकाला था। इतना गुस्सा जचता नहीं है मेरे शेर जैसे जवान बेटे पर। मेरा शेर बेटा धीमे लहजे का मुतहम्मिल है। तुम्हारे आगा जान का हुक्म नहीं है, उनकी रिक्वेस्ट है कि तुम वक्त बिला वापिस आओ। वो दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं। हर रोज तुम्हारा और अपने बेटे की मासूम निशानी का पूछते हैं। वो उसे धीमे लहजे में ठंडा करते हुए बोले थे। बाबा जान, आपके लहजों ने और आपकी बेएतबारी से मैं ऐसा हो गया हूँ, वरना मैं कब चाहता था कि मैं ऐसा हूँ। और जहाँ तक रही बात आगा जान की, तो अब क्यों परेशान हो रहे हैं? उस वक्त कहाँ थी उनके बेटे की मासूम सी निशानी जब उसे घर से दरबदर किया था? इतना तो सोच लेते कि वो खून था उनका, पर नहीं, उनको तो अपनी नाक खड़ी करनी पसंद थी। उनको किसी के एहसासात की क्या परवाह। पर बाबा, आप उनको बता दीजिएगा कि मैं भी उनका खून हूँ। अना मुझ में भी उनसे भी ज्यादा है। आगा जान ने शायद समझा था कि मुझे घर से दरबदर करके और जायदाद से आग कर देंगे और मैं उनकी हर बात मान लूंगा। आगा जान को बता दीजिएगा कि उनका अनाक हमारा ये पोता बेशक कंगाल भी हो जाए तो उसके हाथों में इतना दम है कि अपनी बीवी को मेहनत मजदूरी करके रोटी खिला सकता है और उसकी मासूम जिद और बेजा ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, लेकिन वो उनके दर पर झुककर कभी नहीं आ सकता। उसका अंदाज लट मारता और बहुत कुछ जताता हुआ था। बेटा जी, कि तुम्हें वक्त आने पर समझ आ जाएगी कि मेरा ये सख्त लहजा और मेरी ये बेइतबारी तुम्हारे लिए कितनी मुफीद थी। मैं इतना आंखों का अंधा और कानों का कच्चा हरगिज नहीं था कि तुम्हारी ये बेकरारी देख नहीं सकता था। वरना कोई किसी की इतनी परवाह नहीं करता कि अपना जिंदगी का इतना बड़ा फैसला एक मासूम बच्ची के लिए नहीं कर सकता। वो अशनाल के हवाले से इतनी बड़ी बात कह गए थे और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। मेरा ये बेटा इतना तालीम याफ्ता और मुहज्जिब होकर भी अपने बूढ़े दादा को अपनी छोटी अना के चक्कर में झुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और एक बात सुन लो, गरूर और अना इंसान में तब होती है जब इंसान के अंदर ताकत हो, और जब इंसान कमजोर हो जाए वो अना और गरूर मर जाता है। जैसे आगा जान का खत्म हो गया है। वो सच में गमगीन हुए थे, क्योंकि जब वो आगा जान के सामने रोशनाल और अशनाल क्योंकि आगा जान के सामने रोशनाल और क्योंकि जब वो आगा जान के सामने रोशनाल और अशनाल का जिक्र, उनकी आंखों में नमी भर जाती थी। बाबा प्लीज, मैं बेगैरत नहीं हूँ। सच में मुझे आगा जान के इस अमल पर बहुत ज्यादा दुख था। उस दिन मैं आप सबकी नजरों में ही नहीं, खुद की नजरों में गिर गया था। मुझे पता है आगा जान ने बहुत नफरत और गरूर में गलत लफ्ज कहे थे। ये दुनिया है साहबजादे, इधर हर कोई दूसरे का कसूरवार है। हमारा कोई मुजरिम है, हम किसी के मुजरिम हैं। अगर हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढने लग जाएं तो हमें हर कोई बुरा लगेगा। पता है, हम जब किसी से नफरत करते हैं तो हम उसकी खामियां ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, उसकी जात में से कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं। हम उसकी 100 में से 99 खूबियों को छोड़कर एक खामी को पकड़ते हैं और इसे एक खामी को पकड़कर उसे कांटों पर घसीटते हैं। इसमें से वो खामी भी खींच खींच कर निकालते हैं जो उसको खुद भी नहीं पता होती। लेकिन एक बात मेरी याद रखना शेर जवां, अगर हम किसी से उनसियत रखें, उसे तवज्जो और प्यार दें, तो हम उसकी 99 खामियों को छोड़कर उसकी एक खूबी ढूंढ कर निकाल सकते हैं। लेकिन हम अपनी अना के ज़ोम में दूसरे को टो रहे होते हैं, बखेर रहे होते हैं, तब ही हम खुद को सही कह रहे होते हैं। वो उसे समझा रहे थे। उत्तर बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है। वो जब कभी नरमी और गुस्से के मूड में होते तो फिर वो पंजाबी शेर सुनाते थे, बेटों को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। और उनके साथ ही समझ में वो दोनों भाई काफी हद तक इंस्पायर भी होते थे। फुल्लां दा तू इतर बना, इतरां दा फिर कट दरिया, दरिया विच फिर रज के नहा, मछलियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकदी, पहले अपनी मैं मुका। बाबा बुल्ले शाह। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं और तुम्हारी माँ आ रहे हैं, हम तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी माँ अशनाल से मिलने को बेकरार है। मैं तो पहले भी काफी हद तक रोक चुका हूँ, लेकिन वो भली माँ सब तो जिद पकड़ती जा रही है कि मैंने बेटे और बहू से मिलने जाना ही है। अब मैं मजीद बहाने अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तेज लहजे में बातें बताते हुए नरम से हुए थे।
बाबा आज बस अम्मी को रोक लें, अशनाल का आज लास्ट पेपर है। आपको इस शेर जमा की कसम, किसी को नहीं बताना, मैं अशनाल को लेकर खुद आऊंगा। ये सरप्राइज मेरा सरप्राइज रखिएगा। वो बाबा की इतनी इमोशनल बातें सुनकर पल में अपनी अना को तोड़ गया था और उनसे वादा लेता उनका दिल खुश कर गया था। तो राज तुम्हारा राज रहेगा शेर जवान, मेरा मान रखने का शुक्रिया। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम मेरे शेर बेटे हो, मेरा गरूर हो। इसीलिए तो मुझे अपने इस शेर जवान पर फख्र है कि वो मेरा मान रखना जानता है। वो बाप थे, बेटे की कमजोरी जानते थे, जबकि फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद फोन रख गए थे। वो भी पुरसुकून हो गया था। बाबा के लफ्जों से वो खुद तो मुतमईन हो गया था, लेकिन अब उसने अशनाल को मनाना था। उसे मनाना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं था। वो घर आया तो वो कहीं नहीं थी। उसने तो समझा था कि वो तैयार होगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के बरक्स ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तफ्तीश हुई थी, वो कहीं नजर नहीं आई थी। उसने 2-3 बार पुकारा, अशनाल अब की बार बुलंद आवाज में पुकारा ताकि वो जहाँ कहीं भी हो निकल आए, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो उसके रूम की तरफ आया था। उसने एक बार दस्तक दी, फिर दी थी। कोई जवाब ना पाकर वो दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। क्या हुआ है? उसे रूम की फर्श पर बैठे बच्चों की तरह रोता देखकर वो परेशान हो गया था, जो बाजू घुटनों पर रखे सिसक रही थी। उसे तफ्तीश हुई थी। वो उसके पास जा बैठा। घर में से तो किसी का फोन नहीं आया था, या फिर तबीयत खराब है? कोई आया तो नहीं था। वो खदशे के तहत एक ही सांस में कितने सवाल पूछ गया था, जबकि दूसरी तरफ वो ऐसे ही रोए जा रही थी। वो उसके एकदम से बैठने से डरकर पीछे हुई थी। तबीयत खराब है मेरी, वो ये कहते दिल में सिसकी थी। तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं, मुझे पता है मोहतरमा झूठ बोल रही हैं। वो होले से नरम लहजे में बोला था। उसका लहजा अपनाइयत अमेज और बहुत ज्यादा नरम था। ऐसा लहजा जिससे अशनाल बख्श की दूर दूर तक आशनाई नहीं थी, मगर कभी वो उसके इस लहजे की ख्वाहिशमंद जरूर थी। सच बताओ ना, क्या हुआ है? वो भारी गंभीर नरम लहजे में बोला था। वो बहुत तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जा था, जो गुलाबी जोड़े में हमरंग दुपट्टा लिए हुए थी। बालों की आवारा लटे उसके सभी चेहरे पर रक्स कर रही थी। हाँ, अलबत्ता उसके सर पर दुपट्टा नहीं, रोने की वजह से सर से हल्का सा उतर गया था। उसके इतने नरम लहजे और उसकी नजरों की चमक से वो सर झुका गई थी। वो उसको इतना ज्यादा कबूल नहीं कर पा रही थी। अशनाल की रंगत में घुलती सुर्खी उसके कटावदार होंठों का बार बार भेंता वो महसूस कर रहा था। उसके चेहरे से नागवारी महसूस की जा सकती थी। वो उसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखों को देखकर मध्यम सा मुस्कुराया था। अशनाल का दिल डूबने लगा था। ये सोचकर उसकी कुशादा चेहरे की दिलकश मुस्कुराहट अशनाल के लिए इतनी जानलेवा थी। वो नजर क्या रुकी फेर गई थी। वो मुकम्मल घबरा गई थी। वो उस शख्स को देखकर अपना रोना भूल गई थी। लगता है अभी तक खफा हो मुझसे। सॉरी यशु, यार मैं परेशानी और गुस्से में आकर कभी कभी बिल्कुल हर्ट कर देता हूँ। वो रात वाले वाकये का कह रहा था। अशनाल वक्त उससे ऐसी उम्मीद नहीं रख सकती थी। वो ऊंची खड़ी नाक, अपने वकार को हमेशा बुलंद रखने वाला, कभी ना झुकने वाला। वो कमाल की जाज़बियत और मकनातीसियत रखने वाला, जिसे किसी के हवासों पर छाए रहने के लिए राई के दाने बराबर मेहनत ना करनी पड़ती थी। एक पल तो अशनाल वक्त खुद पर नाज़ा हुई थी कि वो इस आम सी लड़की से माफी मांग रहा था, उसके सामने झुक रहा था। वो उसकी खातिर उसके पास नीचे जमीन पर बैठा हुआ है, जो अपने लिबास पर हल्की सी गर्द भी ना लगने देता। अशनाल बख्त को चंद हमें अपनी खुशबख्ती पर यकीन नहीं आया था कि रोशनाल बख्त उसे सॉरी कर रहा है। उसकी नजरें अपने ऊपर जमी देखकर अशनाल का दिल ऐसे फड़फड़ाने लगा था जैसे बाहर निकलकर मचल जाने को बेताब हो, और वो साकित बैठी उसको देख रही हो। माफ नहीं करोगी अपने सुपरमैन को? ये कहकर उसकी सुर्खी ज़्यादा गालों पर चूमती बालों की लट पकड़कर हल्के से अपनी उंगली पर लपेटी थी। अशनाल तो सहम कर थर थर कांपने लगी थी, जिसने पहले कभी खुद उसकी तरफ पेशरफ नहीं की थी। यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसे झुकाने के लिए नरम देवता बन रहा था। अपनी थोड़ी पर उसके हाथ का लम्स महसूस करती वो वहशत ज़्यादा सी हुई थी। उसका दिल किया कि वो धाड़े मार मार के रोए। उसकी झुकी लंबी पलकें सरसराने लगी थी। इतना डर क्यों रही हो यार? शोहर हूँ तुम्हारा, रिलैक्स हो जाओ। वो उसे ऐसे मुखातिब कर रहा था जैसे वो उसकी पुरानी आशना रही हो। वो हर लम्हा डर रही थी, कांप रही थी। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, और मेरी इनोसेंट वाइफ ही इतनी हसीन और दिलकश है, मुझे आज पता चला है। वो उसके गाल पर हाथ धीमे से लहजे में बोला था, लेकिन उसके इस धीमे से लहजे में वारफ्तगी की आंच फूट रही थी। वो उसके हल्के से करीब हुआ तो उसकी जान पर बनने लगी। उसकी दीवानों जैसी वारफ्तगी देखकर वो खुश होने की बजाय मजीद हरासा लगने लगी। वो रोहासी हो गई थी। ये तवज्जा, ये वारफ्तगी, ये पुरसहर कुर्बत, उसका नरम सा लहजा। वो तो शुरू से उसके नरम लहजे की दीवानी थी, उसके लहजे पर जान देती थी। वो उसका सुपरमैन था। वो सुपरमैन से उसका शोहर बना था। सुपरमैन से शोहर बनने का सफर अशनाल के लिए इंतहाई तकलीफ दे था। वो टूट गई थी। उसका हर लफ्ज आतिशी था उसके लिए। उसका लहजा जिसने लम्हा लम्हा उसको तोड़ा और बखेरा था। फिर वो क्यों अब्रे रहमत बन रहा था? वो क्यों ऐसा बनके उसके पुराने जख्मों से टांके उधेड़ रहा था? वो उसको सवाली बने देखकर रोने लग पड़ी थी। वो ऐसा कब चाहती थी कि रोशनाल अपनी मोहब्बत का खाली कशकोल लेकर उसके सामने ऐसे गदागरों की तरह बैठा हो। अच्छा बताओ तो क्या हुआ है? सच सच बताओ, रो क्यों रही हो? अगर सच बताया तो आप मारेंगे, वो कांपते लहजे में भराई आवाज में बोली थी।
और मैं पागल नजर आता हूँ कि अपनी मासूम सी जान को मारूंगा। वो वही लहजा लिए जज्बों से भरपूर आवाज में नरम लहजे में कहने लगा। लेकिन वो फिर बेचैन हुई थी, लेकिन उसने जवाब देना चाहा था कि वो शख्स उसे दूर ही रहे। वो ना वो ना क्या आगे बोल भी दो ऐशू यार। उसके हकलाकर बोलने से मुलतजी हुआ था। वो ना मेरे बैग में बोतल पड़ी हुई थी। बोतल का ढक्कन खुल गया और सारी रोल नंबर स्लिप गीली हो गई। वो मुश्किल कहकर रोने लग पड़ी थी। जबकि उसकी बात सुनते रोशनाल बक ने पहले तो पुरसुकून सांस ली थी, फिर बोल पड़ा था। ऐशू यार, तुम सच में पागल हो। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे दिल में इतने बड़े बड़े वसवसे डाल दिए। यार, ऐसे तो बीवियां अपने शोहरों को उनके अब्बा बनने की खुशखबरी में इतना सस्पेंस नहीं डालती जितना तुमने सस्पेंस क्रिएट किया था। वो पहले तो उसकी बात पर सुर्ख पड़ी थी, लेकिन फिर खफा हुई थी। ये आपके लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए हरगिज नहीं, क्योंकि आज मेरा लास्ट पेपर है। मैम ने पेपर देने से पहले ही मुझे बाहर निकाल देना है। वो हाथ की पुछ से आंसू साफ करती सिसकी लेकर रोती छोटी सी बच्ची लगी थी। अच्छा दिखाओ, कहाँ है रोल नंबर स्लिप। वो बैग से कांपते हाथों से स्लिप निकालने लगी थी और उसे दी थी। बैग उसके पास ही पड़ा हुआ था। रोल नंबर स्लिप गीली थी पर खराब नहीं थी। उसकी हालत खराब जरूर थी पर इतनी नहीं। रोशनाल ने सर पर हाथ मारा था और उसकी अकल पर अफसोस किया था। सीरियसली, तुम इस बात को लेकर इतना ज्यादा रो रही थी? एक बहन की कमी रह गई थी। ऐसा तो तुम मेरे मरने पर भी नहीं रोगी जैसा तुम इस चीट के लिए आंसू बहा रही थी। आखिर बड़ी कब होगी? जब उसके हल्के से मजाक से रोशनाल की रूह फना हुई थी, भल भल आंसू उसके चेहरे से गिरने लगे थे। आज सच में रोशनाल हाकिम वक्त उसके लिए बहुत बेरहम साबित हुआ था। यानी वो अपनी मौत का जिक्र करके उसको बेमौत मार गया था। वो चंद पल तक सांस लेना भूल गई थी। चलो जी, अब फिर से रोना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होगा ऐशू, मेरा बच्चा, मैं इसे अभी सही कर देता हूँ। बस इस तरह बताओ। वो उसके दर्द से नावाकिफ था। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत की बात करके उसे अजियत और वहशत में धकेल गया था। उसके लिए ये छोटी सी बात थी, लेकिन रोशनाल बक के लिए ये बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात थी। नहीं हूँ मैं आपका बच्चा, बस आपकी नफरतों में दबी कागजी रिश्ते तक आपकी बीवी हूँ। अगर आइंदा आपने मुझे बच्चा कहकर बुलाया तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कोई शक नहीं, बीवी हो तो हो ना, मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही हो, बिल्कुल छोटा सा, मासूम सा। और यकीन मानो, तुम्हारे साथ रहकर ऐसे लगता है जैसे मैं बच्चे को ट्रीट करता हूँ। उस वक्त तो नहीं लगा था जब मेरी जात को गाली बनाया था। अब आप ये कहने का हक खो चुके हैं। वो फिर से तलक हुई थी और रोने लगी थी। अच्छा सॉरी। वो कान पर हाथ रखे माफी मांग रहा था। जाएं, मैंने आपसे बात नहीं करनी, वो नरूठे लहजे में कहती उसके बालों पर मुक्का मार गई थी। रोशनाल हंसा और हंसता चला गया और फिर हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए थे और खुद उठा था। उठो, हाथ बढ़ाया था। जबकि रोशनाल उसका फैला हुआ हाथ देकर कुछ सोचती हुई उठ खड़ी हुई थी। वो उसे साथ टेबल पर लाया था और हल्की सी इस्त्री गर्म करके 1 मिनट में ठीक कर दिया था। जबकि वो उसके दिल में मशहूर हुई थी पर बज़ाहिर कुछ नहीं बोली थी। कोई हुक्म है मेरे आका? वो झुककर सर को हाथ पे रखता सीने तक लाता हुआ बोला। वो मुझे चैप्टर समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएंगी। फिर उसने क्वेश्चन करवाया तो उसने सुकून की सांस खारिज की थी। वाकई वो चैप्टर उसे समझ आया था। जाओ, रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं। अभी तो काफी वक्त है, पर फिर मैं भी फ्रेश हो लूं। वो ये कहता उसका गाल थपथपाता चला गया था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर गीले बालों को ड्राई कर रही थी। उसके सिल्की कंधों पर बाल बिखर रहे थे। आम हालात में वो ड्राई नहीं करती थी, लेकिन इमरजेंसी थी। उसे चलाना भी नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश कर रही थी। जब वो खुशबुएं बखेरता उसके पीछे आ खड़ा हुआ, उसको देखकर उसके हाथ कांपने लगे थे। वो दुपट्टा उठाने के चक्करों में थी। अभी वो सर पर ही दुपट्टा करती कि रोशनाल बीच में ही उसका हाथ पकड़ गया था। रोशनाल ने उसे खास नजरों से देखा था, क्योंकि वो बहुत ही कम बगैर दुपट्टे के उसे देखता था। उसकी नजरें खुद पर जमी देखकर वो खामख्वाह कंफ्यूज हो गई थी। वो नजरें ऐसी होती थी कि वो मुख्तलिफ रंगों में नहा जाया करती थी। वो शख्स उसकी मजबूती को तोड़ देता था, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी मेहरबान थी। शादी के बाद भूले बिसरे से भी वो उसे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी मेहरबान नजरों से देखा भी हो। वो उसको अपने पीछे देखकर हवास बाख्ता हो गई थी। उसके हाथों पे लर्जिश पाता देखकर उसके हाथों से वो ड्रायर ले गया था और खुद ड्राई करने लगा था। मैं खुद कर लेती हूँ, वो होले से बोली थी। पकड़ना आई नहीं रहा, मेरी नाजुक सी बीवी कह रही है मैं खुद कर लेती हूँ। उसके मीठे से तंज पर उसने नजरें झुका ली थी। वो उसके सामने खड़ा तो कोई मजबूत पहाड़ लग रहा था। वो होले होले बाकायदा कांप रही थी। उसको कांपता देखकर उसे हल्के से लेकर चलता बेड पर बिठाया और फिर अपना काम महारत से करने लगा था। ये वाला शैम्पू अब यूज मत करना, बाल खराब हो जाएंगे। वो उसके नीचे थोड़े रूखे बालों को देखकर बोला था, जबकि ऐशू को वो पल पल हैरान कर रहा था। वो हैरान थी कि वो इस पर कितनी नजर रखता है। कोई हेयर बैंड, कैचर वगैरह? उसने ड्राई करके कैचर का पूछा था। कोई जवाब ना पाकर ड्रेसिंग से फुल कैचर उठाकर लगाया था। अब ठीक है ऐशू, हरी अप, जल्दी उठो, फिर निकलना है। जबकि वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और अपने बाल सेट करने चाहे, मगर वो मुसलसल कंफ्यूज हो रही थी।
और वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसने जल्दी से गाउन पहना था। वो अब मुतमईन थी। अभी वो सेट कर ही रही थी जब वो फिर से उसके साथ आ खड़ा हुआ था। वो स्याह गाउन में थी। वो दोनों साथ खड़े चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। इस बात की गवाही आईने ने दी थी। अशनार ने एक दफा नजर उठाई थी। व्हाइट सूट में नक्सिक से तैयार वजाहत और मर्दानगी का शाहकार, घड़ी हाथ पे बांधे, वो सब खूबियों से भरकर उसकी आशनाई ने उसकी आंखों में एक अछूता सा एहसास उसको मुनफरिद बना रहा था। वो एहसास भी ऐसा जो भस्म करने की भरपूर सलाहियत रखता था। अशनार की आंखों में मोहब्बत की धुंध छाने लगी थी। वो उस शख्स से कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकती थी, ना उसकी मोहब्बत से, ना उसकी नफरत से। वो आगे बढ़कर उसका हिजाब खुद सेट करने लगा था जब उसके गाल से उसकी उंगलियां टच हुई थी। उसका लम्स उसे कपकपाने पर मजबूर कर गया था। पिन दो मुझे। उसकी बात सुनती वो अपना पिन वाला हाथ आगे कर गई थी, जिसमें 3-4 पिन थी। रोशनार ने सारी पिन लेकर 2-3 अपने मुंह में दबा ली थी। वो उसका हिजाब सेट करने लगा था। हिजाब सेट करके उसे ठीक लगा था। आज परफेक्ट लग रही हो वाइफी। अंगूठे और उंगली को गोल शेप देकर उसे सराहा था। उसको अपना ख्याल रखता देखकर उसकी आंखों में धुंध छाने लगी थी। उस शख्स से मोहब्बत कम नहीं पड़ी थी उसकी। आप जाएं, मैं आ रही हूँ, उसने मुकम्मल भराई आवाज में कहा था। ओके, वो ये कहकर मुस्कुराया था। उसकी आंखों की बदलती निगाहों में थी। आज उसने मुकम्मल तवज्जो से उसे देखा था। वो उसकी नफरत और बेगानगी से भी उसे नफरत नहीं कर सकी थी, फिर उसकी तवज्जो और प्यार से कैसे न पिघलती। वो चला गया था। जबकि वो पीछे उसके शहर में खड़ी निकाब में मुस्कुराई थी। वो सच कहता था। वो शख्स वाकई हरगिज बुरा नहीं था। उस पर गुजरे हालात बुरे थे जो उसे तलख बना गए थे, वरना ऐशो का सुपरमैन कैसे बुरा हो सकता था।